नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार। आप देख रहे हैं गौरवशाली बिहार। और आज के इस वीडियो में हम अपने गौरवशाली बिहार के सुनहरे इतिहास अतीत को ही जानने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। जैसे बैकग्राउंड पे आप देख पा रहे होंगे, एनिसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड एनिसेंट इंडिया यानी प्राचीन भारत के बारे में। और उसमें सबसे गौरवशाली बात यह है कि हमारा जो गौरवशाली बिहार है उसका प्राचीन इतिहास काफ़ी वैभवपूर्ण रहा है। और जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें उसमें बिहार की आएंगी। तो आज 15 अगस्त से कुछ दिन पहले और नेक्स्ट वीडियो हम 15 अगस्त से यानी स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड आखिर पहली बार स्वतंत्रता सोची कैसी गई या मानव समाज में आया कैसे, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अपने इस टॉपिक प्राचीन भारत पे गौर करते हैं। एक्चुअली हमें इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक क्यों है? तो 11th के हिस्ट्री के अनुसार प्राचीन का अध्ययन करके हम समाज में जो अभी परंपराएं चली आ रही है हम उसके कारणों और जड़ों को जान पाएंगे और उसके चलते क्या प्रभाव रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हमें प्राचीनता को फिर से लागू किया जाए, लेकिन उसमें कुछ रूढ़िवादी विचारधाराएं भी थी जिसका प्रभाव आज के समाज पे पड़ रहा है और काफ़ी समय से हमारा समाज उसे दुराग्रस्त रहा है। तो हम बहुत सारे कारणों को समझ करके अपने जो बौद्धिक क्षमता है, बौद्धिक आलस्य को दूर कर पाएंगे। अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग विचारों पे संवाद को बढ़ावा देंगे, जो कि हमारा और यह मेन उद्देश्य यही है। और कहा जाता है एंजल विल नॉट कम, जब तक एंजल यानी फरिश्ता आने का कोई संभावना नहीं है। हमें अपने समाज में ज़्यादा से ज़्यादा संवाद, कोई किसी भी प्रकार का युद्ध होता है अंततोगत्वा उसका परिणाम बैठक, बात विचार। प्रथम विश्व युद्ध होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है, राष्ट्र संघ बनता है, उसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है। हर युद्ध के बाद बैठक ही होता है। सभी बातों का निर्णय बातों से ही हो पाता है, सभी समस्याओं का निर्णय। तो हमारा बातचीत का स्तर, संवाद का स्तर काफ़ी व्यापक हो, इसके लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। फिलहाल हम चलते हैं अपनी प्राचीन भारत के इतिहास में। आप देख पा रहे होंगे कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है, यदि हम इतिहास को कालखंडों में बांटें तो इतिहास जब आप कालखंड में बांटते हैं तो 3 प्रकार के कालखंड आते हैं हमारे समक्ष। एक कालखंड जिसे हम कहते हैं प्राद ऐतिहासिक काल, यानी वैसे ऐतिहासिक खंड जिसके बारे में जानकारी हमें लिखित साक्ष्यों से नहीं बल्कि पुराने अवशेषों, पत्थरों के औजारों, उस समय के मानव के कंकालों यानी अन्य पूरा वस्तुओं के माध्यम से हम जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और उसके बाद जो प्राद ऐतिहासिक काल होता है उसके बारे में लिखित जानकारी तो है, लेकिन उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा पाया है, जैसे कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये 2 कालखंड। उसके बाद ऐतिहासिक काल आता है जिसको हम 3 वर्गों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो प्राचीन भारत की शुरुआत लगभग यदि कहें तो 500 बीसी पूर्व होती है। 500 या 600 बीसी पूर्व। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब आप इसको आसानी से समझने का यह तरीका है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म सपोज करिए होता है एक संख्या रेखा के माध्यम से। यदि वह 0 पे हैं तो उनके पिछले समयों को हम बीसी कहते हैं, यानी ईसा पूर्व, और उनके बाद के समय को ईस्वी। जैसे अभी 2024 ईस्वी चल रही है, तो एक छोटा सा यह नॉलेज। तो 600 बीसी में हमारे भारत का स्वरूप इस प्रकार है कि उस समय 600 बीसी से पहले जनपद हुआ करते थे। अब कुछ जनपद काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो करके महाजनपद के रूप में धारण करते हैं अपने आप को। उन्हीं महाजनपदों में का यह एक छोटा सा मैप के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। उस समय 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। और उसमें जो है आप यह देख रहे हैं मगध, अंग और
वज्जी, यह 3 जो महाजनपद थे वह बिहार के थे। इसके बाद 8 महाजनपद आपको मिलेंगे, वह मिलेंगे यूपी यानी उत्तर प्रदेश का। एक है अवंती जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में, इसकी 2 राजधानी होती है, एक जो होती है उज्जैन और दूसरा महिष्मती। हाँ, वही महिष्मती जिस पे बॉलीवुड फिल्म बनी हुई है, और बॉलीवुड नहीं बाहुबली फिल्म बनी हुई है, हालांकि वह बॉलीवुड का फिल्म नहीं है। तो उसके बाद एक मत्स्य जो कि पड़ता है राजस्थान में, यह भी एक महाजनपद है। और भारत से बाहर 2, हालांकि उस समय यह भारत में आते थे, एक है गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला होती है, अभी यह पाकिस्तान में पड़ता है, और दूसरा है कम्बोज जो कि अभी अफगानिस्तान में पड़ता है। उस समय दक्षिण भारत में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, तो दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद होता है जिसका नाम अस्सक या अस्मक रहता है। यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे, इधर इसका क्षेत्र है। तो उस समय जो है लगभग आज से अगर कहें तो 2500 वर्ष पहले जो कुछ जनपद महाजनपद बनते हैं, उसमें सबसे हाईलाइटेड जनपद बनता है जो कि अपने बिहार का है मगध। मगध पे प्रथम सबसे शानदार शासक होते हैं जिनका नाम है बिंबिसार। इन पे ऑलरेडी मूवी भी बनी हुई है। बिंबिसार जो है हर्यक वंश की स्थापना करते हैं और मगध को एक पहचान देते हैं, और मगध इन सभी 16 महाजनपदों में हाईलाइटेड जगह बन जाता है, और यहीं से हमारे गौरवशाली बिहार के इतिहास प्रारंभ होता है। उनके बाद इनके पुत्र अजातशत्रु वहाँ के राजा बनते हैं मगध के, और यह जो होते हैं वज्जी संघ जो कि उस समय एक महाजनपद जो हुआ करता था, इसमें गणतंत्र थे। तो गणतंत्र को यह अपने मंत्री वरस्कर की सहायता से इसे कमज़ोर करते हैं वज्जी संघ को, और कुछ भूभाग को अपने में मिलाते हैं। इस प्रकार यह मगध को और व्यापक स्वरूप देते हैं, जिससे इसका प्रभाव पूरे भारत के और महाजनपदों पे पड़ता है। इनके ही पुत्र होते हैं जिनका नाम है उदयन। उदयन जो है प्रथम बार वह सम्राट हैं, वह शासक है जिन्होंने पाटलिपुत्र यानी अभी जिसका नाम पटना है हमारे बिहार की राजधानी, इसको यह राजधानी बनाते हैं। यानी वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को प्रथम बार अपनी राजधानी बनाता है वह है अजातशत्रु का बेटा उदयन हर्यक वंश का। तो यह हर्यक वंश चलता है लगभग 540 से लेकर के 413 ईस्वी तक। 413 ईस्वी में इनके जो शासक होते हैं नागदशक, नागदशक की हत्या अगले जो शासक वंश आ रहा है जिसका नाम है शिशुनाग डेंसिटी यानी शिशुनाग साम्राज्य, इसके प्रथम शासक स्वयं शिशुनाग होते हैं, और वह नागदशक की हत्या कर देते हैं और शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। यह 413 में इसकी स्थापना होती है, और यह लगभग 345 ईस्वी तक शिशुनाग वंश चलता है। ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। ये सारी घटना BC में हो रही है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। आज से इसको जोड़ेंगे तो आपको 2345 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 2413 के आसपास लगभग होगा। यानी शिशुनाग डेंसिटी की स्थापना होती है। उसके बाद शिशुनाग वंश जो कि लास्ट में 345 में समाप्त होता है, इसके लास्ट शासक होते हैं महानंदी। इसको आप याद कर सकते हैं शिव भगवान के नंदी बैल से, तो हमने भी उसी तरह याद किया। तो महानंदी इसके अंतिम शासक होते हैं। उन महानंदी को नंद वंश के जो प्रथम सम्राट महापद्मनंद होते हैं उसकी हत्या करके यह नंद साम्राज्य की स्थापना करते हैं 345 BC में, और यह साम्राज्य चलता है लगभग 322 BC तक। यानी यह इतने सालों तक चलता है। इसमें 10 शासक होते हैं कम ही समय में, एक के बाद एक हत्या करके राजा बनते हैं अपने ही साम्राज्य में। 10वां शासक होता है जिसका नाम आप आसानी से जानते होंगे, धनानंद। हाँ, वही धनानंद जिसको चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करते हैं, और इसके नंद वंश की अंतिम कड़ी धनानंद को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। यह वही चंद्रगुप्त हैं जिनके जो गुरु थे वह चाणक्य इनको शिक्षा तक्षशिला में देते हैं।
वहीं तक्षशिला जो कि हमने एक महाजनपद में पढ़ा था। तक्षशिला जो होती है यह एक राजधानी होती है महाजनपद की। वह महाजनपद जो है वह महाजनपद गंधार होता है। ठीक, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है लगभग 323 बीसी, और 323 बीसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। अगले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार होते हैं, और बिंदुसार के पुत्र जिन्हें उन्हीं का लाइन था कि युद्ध में जीतने से बेहतर है किसी को आप दिल से जीते, तो सम्राट अशोक महान राजा बनते हैं, और यह है मौर्य एम्पायर। प्राचीन भारत के इतिहास में लगभग ऐसा 2 बार होता है जिसमें भारत अखंड रूप धारण करता है। एक मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के समय में, और एक गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के समय में। कभी हम गुप्त एम्पायर को भी पढ़ेंगे। अभी सम्राट अशोक जो हमारा भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, इनका इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कलिंग, आप देख रहे हैं यहाँ पे 261 ईस्वी में कलिंग को पराजित करते हैं। हम बार बार ईस्वी बोल रहे हैं, इसको ईसा पूर्व हमेशा समझते रहिए। कलिंग को पराजित करते हैं, उसके बाद ये हथियार छोड़ देते हैं और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। इसी समय बौद्ध धर्म काफ़ी प्रगति पे रहता है। आप बौद्ध दर्शन के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो उसका टाइमलाइन, इसका टाइमलाइन कुछ काफ़ी व्यापक मिलते रहेगा, और बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पे बढ़ाने में सम्राट अशोक का अहम योगदान रहता है। यह अपने पुत्र महेंद्र को और संघमित्रा इनकी पुत्री के साथ एक समूह भेजते हैं मगध से श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इनका काफ़ी योगदान से चाइना, बर्मा, इधर यूनान के देशों में व्यापारों के माध्यम से भी बौद्ध धर्म का काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार होता है। इस प्रकार मौर्य एम्पायर समाप्त होता है। फिर भी बिहार का जो गौरवशाली अतीत रहा है, मगध साम्राज्य प्राचीन भारत में अंत तक रहता है हर्षवर्धन के काल तक, और हर्षवर्धन 606 ईस्वी में यह सम्राट बनते हैं मगध सम्राट का। और इस प्रकार प्राचीन भारत जो है लगभग 750 ईस्वी में आके समाप्त होता है, और इसका जो इतिहास रहता है काफ़ी गौरवशाली रहता है। हम कुछ ही दिनों बाद एक नया वीडियो स्वतंत्रता दिवस जो मनाते हैं, स्वतंत्रता शब्द से रिलेटेड, इसका जन्म, प्रादुर्भाव, इतिहास में इसकी पहली बेर बातचीत, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, यह विचारधारा कि मानव जो पहले जन्म लेता है उसके पास कुछ नहीं है, वह कुछ समय बाद अपने आप में इतना उलझ जाता है कि अब उसको स्वतंत्रता खुद के द्वारा बनाए गए समाज से चाहिए। इन सभी कारणों का एक व्यापक जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।